dear student, my name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ठोस अवस्था के प्रकार पढ़े थे। हमने कहा था कि ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो टाइप था वो था अवयविक कणों की व्यवस्था के आधार पर, और जो दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार है, वो है अवयविक कणों की प्रकृति और उनमें पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर। हमने बात की थी जो फर्स्ट जो टाइप है, पहला जो टाइप है अवयविक कणों की व्यवस्था के आधार पर के अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस हमने क्या कहा था, जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है उसको तो कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती उसको अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हमने कहा था बाह्य बल लगाने पर जो निश्चित स्थान से टूट जाते हैं उनको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस, और जो बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से नहीं टूटते उनको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित कभी भी नहीं होता है। और हमने फोर्थ पॉइंट लिखा था क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। क्लियर है बात। और फिर हमने पढ़ा था विषमदेशिक और समदेशिक के बारे में। तो विषमदेशिक उसको बोलते हैं यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं के अंदर, ऑल डायरेक्शन के अंदर यदि समान है तो उसको समदेशिक कहते हैं। समदेशिक किसको बोलते हैं, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान है तो उसको समदेशिक पदार्थ कहते हैं, और यदि किसी पदार्थ का भौतिक गुण सभी दिशाओं के अंदर या भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर यदि भिन्न भिन्न है या अलग अलग है तो उसको विषमदेशिक कहते हैं। ये पूरा का पूरा पॉइंट हमने पढ़ लिया था। अब इसका जो दूसरा टाइप है अवयविक कणों की प्रकृति और उनमें पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर, अब उसको बारे में अपन पढ़ेंगे। क्लियर है बात। तो अपन आज जो है दूसरा टॉपिक है अवयविक कणों की प्रकृति और उनमें पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर ठोस के प्रकार। इसके आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? इसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात कही थी, जिनमें सबसे पहले होता है आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, और तीसरा होता है धात्विक ठोस, और चौथा होता है आणविक ठोस। अब ये आणविक ठोस भी जो है वो 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार का होता है। इसके अंदर सबसे पहले अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोस। इन 3 के कोई भी टाइप नहीं होते हैं। आणविक ठोस जो है 3 प्रकार से होता है। क्लियर है बात। आप इसको जो है ना राइट कर लीजिए अपने नोट। अब स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट टाइप है आयनिक ठोस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, आयनिक ठोस किसको बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है ना, कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है, जैसे कोई पदार्थ आयन से मिलकर बना हुआ है तो जो ठोस पदार्थ बनेगा उसको आयनिक ठोस बोलेंगे। जिससे बना हुआ है उसका नाम उसके अकॉर्डिंग ही बोलेंगे। अब आयनिक ठोस है तो आपको पता है पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ होगा, आयन से बना हुआ। क्लियर है बात। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे ठोस जिनमें अवयविक कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। यानी इसके अंदर अवयविक कण मतलब मैंने पहले बताया था अवयविक कण क्या क्या हो सकते हैं, आयन हो सकता है, अवयविक कण परमाणु हो सकते हैं, अवयविक कण अणु हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आयनिक ठोस में अवयविक कण कौन होंगे, अवयविक कण मतलब आयनिक ठोस किन से मिलकर बना हुआ होगा, आयन के द्वारा मिलकर बना हुआ होगा। क्लियर है। अब आयन से बहुत सारे, जैसे आयनिक ठोस होता है NaCl हमने मान लिया, और ये होता है NaCl होता है। अब NaCl के अंदर Na+Cl- NaCl सोडियम क्लोराइड नमक होता है अपना साल्ट, उस साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक ठोस होता है। जो अपने घरों के अंदर नमक होता है वो कौन सा ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है, क्योंकि उसके अंदर Na+Cl- आयन प्रेजेंट होते हैं। अब आयंस तो है, अब उन आयंस के बीच में कौन सा बल पाया जाएगा,
आयनिक बंध पाया जाएगा। चाहे बल बोल दो चाहे बंध बोल दो, एक ही बात है। तो क्या होगा यहाँ पर आयनिक ठोस के अंदर आयनिक बंध पाया जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ठोस जिसके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, और उन आयनों के बीच में क्या पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। क्लियर है बात? तो उनको क्या बोलते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। क्लियर है? अब दूसरा क्या है, आयनिक ठोस NaCl हमने कहा। अब आप NaCl को वाटर के अंदर डालो, क्या डिजोल्व होता है या नमक? बिल्कुल डिजोल्व होता है। तो अब आगे वाला पॉइंट क्या लिखेंगे कि आयनिक ठोस यानी NaCl क्या होता है, जल के अंदर घुलनशील होता है। घुलनशील का मतलब होता है डिजोल्व होना, घुलनशील होता है। क्लियर है? अब देखो नमक होता है, नमक को आप जो है पिघलाओ, यानी अपन ने एक बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर गलनांक के बारे में। तो गलनांक किसको बोलते हैं कि यदि कोई ठोस पदार्थ यानी जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ के अंदर बदल जाता है उस टेम्परेचर को गलनांक कहते हैं। अब NaCl है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कितना होता है, 801 केल्विन होता है, तो बहुत ज्यादा ही है। तो उसको देखते हुए अपन क्या बोलेंगे कि आयनिक ठोस का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि आयनिक ठोस पदार्थ इनका गलनांक उच्च होता है। ये पॉइंट क्या है, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। उच्च मतलब बहुत ज्यादा हाई होता है, अधिक होता है। यानी NaCl का गलनांक कितना होता है, याद रखना आप, NaCl का गलनांक होता है 801 केल्विन। जब तक NaCl को 801 केल्विन नहीं मिलेगा, NaCl नमक अपना वो लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब देखो, एक बात की थी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो अवयविक जो ठोस पदार्थ होता है ना, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर अवयविक कण बहुत पास पास में होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है अवयविक कणों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। आप ऐसे समझो जैसे इस रूम के अंदर ना 50 आदमी आसानी से आ सकते हैं, और 50 आदमी इस रूम के अंदर एकदम बैठे हुए खड़े हुए, 50 आदमी इसके अंदर, क्या बताओ वो आदमी एक दूसरे से हिल सकते हैं क्या? जैसे उस कोने में एक आदमी खड़ा है, तो क्या वो आदमी यहाँ पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अगर उसके अंदर 25 आदमी कर दे तो बहुत आसानी से वो आदमी, जो कोने वाला आदमी था, वो कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। यानी जब पार्टिकल्स पास पास में होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को आगे गति करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर है बात? तो आयनिक ठोस जो है ना, वो ठोस अवस्था के अंदर विद्युत के अचालक होते हैं। अ का मतलब होता है नहीं, चालक का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होना, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या बोला? ठोस पदार्थ ठोस अवस्था के अंदर आयनिक पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आयनों को गति करने के लिए जगह नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर ठोस पदार्थ मान लो 50 आदमी हैं, 50 आदमी से एक आदमी वहां कोने में खड़ा है, उसको इस गेट के पास आना है तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि गति करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्लियर है? अब पिघली हुई अवस्था में हमने बात की थी, द्रव पदार्थ के अंदर कण थोड़े दूर दूर होते हैं। कण क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रॉन को आगे गति करने के लिए जगह मिल जाएगी। अब यहाँ से 25 आदमी को बाहर निकाल दिया अपन ने, अब 25 आदमी यहाँ पर बच गए। तो क्या वो आदमी यहाँ पर जो कोने में जो आदमी था, वो क्या यहाँ पर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे गति करने के लिए जगह मिल जाएगी। क्लियर है क्या? बताओ। तो यही बात है कि आयनिक ठोस अवस्था के अंदर विद्युत के अचालक होते हैं, जबकि पिघली हुई अवस्था में या जलीय अवस्था के अंदर विद्युत के चालक होते हैं। क्यों चालक होते हैं? क्योंकि आयनों को गति करने के लिए जगह मिल जाती है। तो यहां से सवाल आ सकता है बहुत अच्छा कि आयनिक
ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, जबकि पिघली हुई अवस्था के अंदर विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? तो इसका रीजन यही देना है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं क्योंकि आयनों को गति करने के लिए जगह नहीं मिलती है, जबकि पिघली हुई अवस्था के अंदर आयनिक ठोस विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि आयनों को गति करने के लिए जगह मिल जाती है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, तो ध्यान देना, आयनिक पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं क्योंकि आयनों को गति करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है, जबकि जलीय या पिघली हुई अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि आयनों को गति करने के लिए जगह मिल जाती है। इसका एग्जांपल है NaCl और KCl। क्लियर है क्या? अब एक बात सुनना, विद्युत धारा दो तरीके से बहती है, या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा या आयनों के द्वारा। अगर आयन बहेंगे, आयन का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, आगे मूव करेंगे, गति करेंगे, तब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, गति नहीं करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जबकि लिक्विड स्टेट में या पिघली हुई अवस्था में या द्रव अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन को आगे गति करने के लिए जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है क्या बात? बताओ। चलो अब आप इसको जो है राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट इसका दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो प्रकार है वो है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, अब इसके अंदर सबसे पहले तो अवयवीकरण की बात करते हैं कि अवयवीकरण क्या होता है। तो ध्यान देना, अवयवीकरण क्या होते हैं? यहाँ पर एटम क्या होते हैं? परमाणु। क्लियर है? ये बताओ, अवयवीकरण क्या होते हैं? यहाँ पर परमाणु होते हैं और उन परमाणु के बीच में हमेशा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? सहसंयोजक ठोस। तो इस नाम के अकॉर्डिंग ही इसमें बंध पाया जाएगा। क्लियर है क्या? बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऐसे ठोस जिनमें अवयवीकरण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, और उन परमाणु के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्लियर है क्या? बताओ। और आगे क्या है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है जिसे सहसंयोजक ठोस पाया जाता है, सहसंयोजक ठोस कहलाता है। यानी जिसके अंदर अवयवीकरण परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है। अब ये विद्युत के अचालक होते हैं, ये भी क्या होते हैं? विद्युत के अचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होते हुए भी विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी ग्रेफाइट, सबसे पहले सुनो, यानी सहसंयोजक ठोस विद्युत के अचालक होते हैं। जितने भी एग्जाम्पल जब इसकी खोज हुई थी ना, बहुत सारे एग्जाम्पल मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीरा है और फ्लोरीन वगैरह है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे के सारे विद्युत के अचालक थे। तो इस अचालक को देखते हुए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया कि सहसंयोजक ठोस विद्युत के अचालक होते, तो ये बात एकदम राइट हो गई। लेकिन जब ग्रेफाइट की खोज हुई थी ना, तो उसके अंदर भी परमाणु थे और उन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक ठोस था। लेकिन उस ग्रेफाइट के अंदर देखा गया कि इसमें धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। जब देखा गया ये बात कि इसमें धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है, तो ये रिजल्ट मिला अपन को कि ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब क्यों होती है, इसका भी रीजन वैज्ञानिक ने दिया। देखो आप सबसे पहले इस ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, इस फोटो के अंदर देखो आप, यहाँ पर आपको तीन परत नजर आ रही है, एक तो ऊपर वाली, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे। इन परतों के बीच में स्पेस है, जगह है, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है ग्रेफाइट के अंदर।
हालांकि ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है, इसको विद्युत का अचालक होना चाहिए, लेकिन सहसंयोजक ठोस होता हुआ भी विद्युत का चालक होता है। क्यों होता है, ये फोटो में आपको नजर आ रहा है। क्लियर है। और उनके बीच में, परतों के बीच में स्पेस है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को आगे गति करने के लिए जगह मिल जाती है, इसीलिए सहसंयोजक ठोस यानी ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का चालक होता है। अब देखो आप हीरा की स्ट्रक्चर, यहां पर स्ट्रक्चर इतनी जटिल है कि इलेक्ट्रॉन को आगे जो है गति करने के लिए, आगे मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए क्या है, यहाँ पर विद्युत का, हीरा क्या है, विद्युत का अचालक होता है। क्लियर है क्या बात। और जो है विद्युत का अचालक होता है, और हीरे का मेल्टिंग पॉइंट, हीरे का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अरे हीरा मजबूत क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब मैं बात करूं आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो आप ये बात अपने नोटबुक के ऊपर लिख लो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बंध कौन सा होता है, वो होता है आयनिक बंध। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बंध होता है, उसके बाद में सहसंयोजक बंध होता है। क्लियर है क्या बात। तो देखो यही बात लिखी हुई है, ये विद्युत के, ये मतलब सहसंयोजक ठोस विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के अंदर उनकी परतों के बीच में स्पेस है, जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है। और इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा ही अधिक होता है। एग्जांपल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला है SiC, और हीरा कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है क्या, बताओ, इसको नोट कर लीजिए। अब इसका तीसरा टाइप है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के अंदर जो अवयविक कण होंगे वो धातु आयन होंगे, और धात्विक बंध प्रेजेंट होगा, यानी इनके नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आयनिक के अंदर आयन प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक के अंदर सहसंयोजक बंध प्रेजेंट, और परमाणु प्रेजेंट होते हैं, अवयविक कण। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे ठोस जिनमें अवयविक कण क्या होते हैं, धातु आयन होते हैं, और उनके अंदर धात्विक बंध पाया जाता है। अब आपको पता है धातु है, धातु के अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या धातु के अंदर करंट फ्लो होता है, बिल्कुल करंट आता है धातु के अंदर, तो क्या है, विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत का चालक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब एग्जांपल कौन कौन से यहाँ पर, जैसे Cu है, Cu मतलब कॉपर, जैसे कॉपर के बर्तन होते हैं ना, वो धातु होता है, धात्विक ठोस होते हैं। Ag सिल्वर, चांदी, वो भी धात्विक ठोस होती है। Au सोना, और हम बोलते हैं इसको गोल्ड, Au वो भी धात्विक ठोस होती है। Fe आयरन, वो भी धात्विक ठोस होती है। लोहा जिसको बोलते हैं, लोहे का सूत्र क्या होता है, सॉरी लोहे का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है। एल्यूमिनियम Al, ये सारे के सारे क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं, तो इसको राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट इसका फोर्थ टाइप है आणविक ठोस। अब आपको पता है यहाँ पर अवयविक कण क्या होंगे, अणु होंगी, तो आणविक से क्या मतलब समझ रहे हो आप, अणु समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इससे ठोस जिसके अंदर अवयविक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, और इनके अंदर दुर्बल अंतर्वाणिक आकर्षण बल पाया जाता है। आपको इनके अंदर क्या क्या करना है, अवयविक कण क्या होते हैं और बल क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा बंध प्रेजेंट होता है, वही चीज आपको याद करना है। क्लियर है क्या, बताओ। अब यहाँ पर क्या, ये 3 प्रकार के होते हैं, तो अपन अब 3 प्रकार के बारे में डिस्कशन करें। अब जो आणविक ठोस जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप जो है वो है अध्रुवीय आणविक ठोस। अब सारा का सारा अवयविक कण बंध हम कहां से निकाल के लेके आ रहे, उसके नाम के अंदर से निकाल के लेके आ रहे, तो इसका नाम है क्या, अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय आणविक ठोस है, तो इसमें अवयविक कण क्या होगा, अध्रुवीय अणु होगा। क्लियर है।
तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लिख लें इसके अंदर या इस प्रकार के आणविक ठोस में अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं और उन अध्रुवीय अणु के बीच में कौन सा बल पाया जाता है? लंदन बल पाया जाता है। अब अध्रुवीय आणविक ठोस कौन कौन से होते हैं? जैसे ये होता है क्या? आयोडीन I2Cl2 Ar, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। और इनके बीच में जैसे आयोडीन है अपने पास में 2 आयोडीन, इस आयोडीन के बीच में जो बल या जो बंध प्रेजेंट होता है वो कौन सा बल प्रेजेंट होता है? लंदन बल प्रेजेंट होता है। क्लियर है क्या? बताओ। अब दूसरा टाइप है ध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसमें अवयवी कण क्या होंगे? बिल्कुल ध्रुवीय ही होंगे। तो इसमें क्या है? अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं और बल इनके अंदर डिफरेंस होता है, इसीलिए 3 टाइप के होते हैं, याद रखना बात आप ये। तो बल क्या है यहाँ पर? द्विध्रुव बल पाया जाता है। क्लियर है क्या? डायपोल बोलते हैं इसको, डायपोल मतलब द्विध्रुव बल पाया जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है? HCl सॉलिड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, जैसे ये H और Cl सॉलिड फॉर्म में है। अगर बात करें इन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बल पाया जाता है? तो द्विध्रुव बल पाया जाता है। क्लियर है क्या? SO2 के अंदर भी द्विध्रुव बल पाया जाता है और CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म के अंदर भी ध्रुवीय आणविक बल पाया जाता है। क्लियर है? अब इसके तीसरा टाइप है आणविक ठोस के अंदर हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसके अंदर अवयवी कण क्या होंगे? बताओ। हाइड्रोजन अणु होंगे, या सॉरी इसके अंदर अवयवी कण क्या होंगे? ध्रुवीय अणु होंगे, यानी ऊपर वाला ही कण इसके अंदर प्रेजेंट होगा। बंध क्या प्रेजेंट होगा? बस नाम के अकॉर्डिंग बंध बोल देंगे कि हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होगा। क्लियर है क्या? बताओ। अब कौन कौन से एग्जांपल जिसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? जैसे H2O है, NH3 है। H2O क्या बोलते हैं? बताओ। जल, वाटर, और NH3 अमोनिया। क्लियर है? और H है हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं इसको। अब सवाल आता है हाइड्रोजन बंध किन किन के अंदर पाया जाता है? तो आप देखो, नोट कर लो ये बात नोट के अंदर कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में पाया जाता है? फ्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर पाया जाता है और नाइट्रोजन के अंदर पाया जाता है। फ्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? बताओ सारी की सारी चीजें। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक उसको बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आपको जो भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप जो है कमेंट के थ्रू या जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके थ्रू आप जो है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए ना या वीडियो के अंदर जो भी आपको कमी लगे तो प्लीज आप जो है कमेंट के थ्रू उस प्रॉब्लम को बताएं ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।